Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 6th November 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of September 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Char Chapori culture of Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam culture point of view. So सबसे पहले briefly समझ लेते हैं कि ये चार चपोरीज होते क्या हैं. So चार is defined as a floating island, especially on Brahmaputra river. वैसे कहीं भी हो सकता है. And chaporis are the low-lying flood प्रोन रिवर बैंक्स. तो इस फिगर की मदद से और बेहतर समझ सकते हैं. ये जो फ्लोटिंग आइलैंड है दिस विल बी नोन एज सार, और ये जो लो लाइंग फ्लड प्रोन रिवर बैंक है इसको हम लोग कहते हैं चापोरी. अब ये फ्लोट कर करके चार चापोरी में कन्वर्ट हो जाता है कभी कभार, और चापोरी चार में कन्वर्ट हो जाता है. सो दे कीप ऑन चेंजिंग इन वन फॉर्म और द अदर. अभी चार चापोरीस देखने में आपको जैसा लग रहा है ये ऐसा नहीं होता, इससे काफ़ी लार्जर साइज़ का होता है और इस पर बहुत सारे लोग रहते भी हैं. अपने इस तरह के छोटे छोटे घर बना करके लोग रहते भी हैं. सो देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ पीपल इनहैबिट्स चार चापोरीस एरियाज. सो अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ चार एरियाज देयर आर अबाउट 24.9 लाख पीपल लिविंग इन दिस एरिया. और ये डाटा भी आप देखो 2002-2003 का है. आज के न्यूज़पेपर में यही डाटा आया है और ये 2002-03 का डाटा है जिसके हिसाब से लगभग 25 लाख लोग इस तरह के चार चापोरीज एरिया में रहते हैं. तो आज के टाइम में नेचुरली उससे कहीं ज़्यादा होगा. मोर और लेस कम से कम 30 लाख लोग इस तरह के एरियाज़ में छोटे छोटे इस तरह के घर बना करके रहते हैं. अगर इन लोगों का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो वी विल रियलाइज़ कि ज़्यादातर इसमें से जो लोग हैं दे आर बंगाली ओरिजिन मुस्लिम्स. तो बंगाली लैंग्वेज बोलने वाले और मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करने वाले ज़्यादातर लोग इस चार चापोरी एरियाज़ में रहते हैं. उसके अलावा बाकी कम्युनिटी के भी लोग रहते हैं. फॉर एग्जांपल मिसिंग्स, देवरी, कसारीज, नेपालीज ऑल्सो लिव देयर, बट मेजॉरिटी मोर देन 80% ऑफ देम आर बंगाली ओरिजिन मुस्लिम्स. और यूएनडीपी के हिसाब से, यूएनडीपी ने इनके ऊपर एक स्टडी की थी 2004 में, और उसके हिसाब से पता चला है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड. द पीपल लिविंग इन दिस चार चापोरी एरियाज मोस्टली दे आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड. अबाउट 80% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन दिस चार चापोरी एरियाज लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन. अब इन सारे लोगों को जो इस एरिया में लोग रहते हैं, चार चापोरी एरियाज़ में रहने वाले लोग जो ज़्यादातर बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम लोग हैं, इनको कोलोक्युअली या लोकली मियाज भी कहते हैं. मियाज ऑफ कोर्स मियाँ इज़ ए डेरोगेटरी टर्म. इनको डेरोगेटरी तरीके से मियाँ नाम से भी रेफ़र किया जाता है. कुछ लोग इनको स्टीरियोटाइप भी करते हैं और इनको बांग्लादेशीज भी कहा जाता है कभी कभार. तो मियाँ या बांग्लादेशी नाम से इनको रेफ़र किया जाता है, स्टीरियोटाइप किया जाता है इन डेरोगेटरी सेंस. और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा मानना है कि इसमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो आसाम के अंदर इलीगल तरीके से एंटर हुए हैं आफ्टर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971. लेकिन इस आर्टिकल में ही बताया गया है कि ऐसे कई सारे जो ये लोग हैं जो चार चापोरीज एरिया में रहते हैं, ये लोग 1971 से बहुत पहले से इंडिया के अंदर, आसाम के अंदर इस एरिया में रह रहे हैं. इनफैक्ट जब बांग्लादेश बना 1971 में, उससे काफ़ी टाइम पहले से ही ये लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में, देयर वाज ए ह्यूज इन्फ्लक्स इन स्मॉल नंबर और स्मॉल ग्रुप्स ऑफ दीज पीपल एंटरिंग इनटू आसाम. इनका जो इन्फ्लक्स है, इनका जो वेव है इनसाइड आसाम, दैट स्टार्टेड सिंस 1826 इटसेल्फ व्हेन ब्रिटिशर्स अनेक्स्ड आसाम. तो ब्रिटिशर्स के अंदर तो बंगाल प्रोविंस था ही. आज का जो बांग्लादेश है वो ब्रिटिशर्स के टाइम में ईस्ट बंगाल हुआ करता था, और ब्रिटिशर्स के अंदर तो ईस्ट बंगाल था ही. जब एक बार ब्रिटिशर्स ने असम को भी एनेक्स कर लिया इन 1826, तो असम एंड बंगाल बोथ ऑफ देम बिकेम ब्रिटिश प्रोविंस. एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस
many people, Bengali speaking Muslim people from East Bengal region migrated to Assam areas for better economic prospects. So ऐसा नहीं है कि सब के सब बांग्लादेश बनने के बाद ही इंडिया के अंदर इंटर हुए हैं। बहुत सारे लोग ब्रिटिश एरा के टाइम में भी इंडिया के अंदर, असम के अंदर इंटर हुए हैं, लिविंग इन दिस चार चपोरी एरिया, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। और इतने सालों से ये लोग रह रहे हैं, फॉर मोर देन 2 centuries दे हैव बीन नाउ लिविंग इन असम। तो उनका जो अपना लोकल कल्चर था, दे हैव बीन मिक्सिंग इट विथ ब्रॉडर असमीज सोसाइटी, असमीज कल्चर। तो एक नया तरह का कल्चर इमर्ज होकर के आया है। जो उनका लोकल कल्चर था उसको हाइब्रिड या मिक्स किया गया है, ब्लेंड किया गया है विथ लोकल असमीज सोसाइटीज़ कल्चर, एंड ए न्यू काइंड ऑफ कल्चर हैज़ इमर्ज्ड फॉर दिस चार चपोरीज पीपल। इनके कल्चर के बारे में कुछ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स देखते हैं जो इस आर्टिकल में दिया था इंडियन एक्सप्रेस के। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ देयर कल्चर, दे हैव अ वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स। फॉर एग्जाम्पल, भाटियाली इज़ रिलेटेड टू रिवर सॉन्ग, मगन गीत और इस हार्वेस्ट सॉन्ग, खिलौर गीत इज़ अ बोट सॉन्ग। तो इस तरह के अलग अलग सॉन्ग हैं इनके जो इनके इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा हैं। उसके अलावा इनका एक बहुत ही पॉपुलर परफॉर्मिंग मार्शल आर्ट है जिसका नाम है लाठी बारी। इस इमेज में आप देख सकते हैं लाठी बारी। दे हैव ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ ड्रेसिंग सेंस वेयर दे वेयर वाइट वेस्ट, इस तरह का वाइट कलर का ये बनियान पहनते हैं विथ वाइट धोती, एंड असमीज़ गमोसा का इस्तेमाल करते हैं। कमर के पास ये असमीज़ गमोसा बांधते हैं, इस तरह से सर पे असमीज़ गमोसा बांधते हैं। तो आप देखो कि कैसे एक हाइब्रिड कल्चर इमर्ज हुआ इनका। इनके अपने लोकल कल्चर भी हैं जो इनको जो ईस्ट बंगाल से लेकर के आए हैं, जिसको ये अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, प्लस असमी सोसाइटी से भी बहुत सारे कल्चरल एलिमेंट्स इन्होंने इनग्रेन किए हैं। अब करंट इशू पे आ जाते हैं। करंट न्यूज़ क्या है? तो देखो, एक आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली की डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ने अपने 47th रिपोर्ट में कहा था, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, उसने अपने 47th रिपोर्ट में कहा था कि इन लोगों के लिए, चार चपोरी एरियाज़ में रहने वाले लोगों के कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए एक म्यूजियम बनाया जाना चाहिए। एंड दिस प्रपोज्ड म्यूजियम वाज टू बी क्रिएटेड एट श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र इन गुवाहाटी। अब इस म्यूजियम को फास्ट तरीके से जल्दी कंप्लीट कराने के लिए, इसके प्रोसेस को एक्सपेडाइट करने के लिए, अपोजिशन पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के एमएलए सरमन अली साहब ने सरकार को एक लेटर लिख करके रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दिस म्यूजियम। ये उस लेटर की कॉपी है जिसको सरकार ने पब्लिक कर दिया था। तो इसमें सारे डिटेल्स लिखे गए हैं और इस पे सरकार का इस तरह का कुछ जवाब था। हेमंतो विश्व शर्मा साहब ने ट्वीट करके बताया कि इन माई अंडरस्टैंडिंग देर इज़ नो सेपरेट आइडेंटिटी एंड कल्चर इन चार अंचल ऑफ असम एज मोस्ट ऑफ द पीपल हैड माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश। Obviously, in Srimant Sankardev Kala Kshetra, which is epitome of Assamese culture, we will not allow any distortion. इस तरह का ट्वीट किया हेमंतो साहब ने। तो देखिए, अब ये इस स्लाइड में जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। दीज आर पॉलिटिकल स्टेप्स, ये हमें एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, ना ही हमें सरमन अली एमएलए साहब का ये लेटर के बारे में मेंशन करना है, और ना ही हम हेमंतो शर्मा साहब के इस स्टेटमेंट को ज़्यादा अब उस एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिखें, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, उसमें हमें अपॉलिटिकल रह करके अपने आंसर्स को लिखने हैं, अपॉलिटिकल होकर के हमने अपने आंसर्स को देना है। तो ये तो पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए जस्ट टू इन्फॉर्म कि क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। अब ज़रा देखते हैं कि इस टॉपिक पे एटमैक्स अगर सवाल आता भी है तो किस तरह का सवाल आएगा। देखिए, वैसे ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पे सवाल आना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सरकार इस तरह के सवाल कम से कम एपीएससी एग्ज़ाम में तो नहीं पूछेगी, लेकिन हो सकता है इंटरव्यू बोर्ड आपसे पूछ ले, क्योंकि हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में है, आपसे बोर्ड इस तरह का सवाल पूछ ले दैट शुड अ चार चपोरी म्यूजियम रिफ्लेक्टिंग द कल्चर ऑफ इट्स इनहैबिटेंट्स बी क्रिएटेड एट श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र। क्या चार चपोरी कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाला म्यूजियम श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में बनना चाहिए? इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इस पे जवाब आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए।
A museum reflecting Charchapuri culture may be created to protect the culture of its inhabitants. तो एक म्यूजियम बनाया जा सकता है उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। इनफैक्ट आपको बताना है कि और कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटीज एज अ फंडामेंटल राइट टू द माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज अंडर इट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, script or culture or of its any of it shall have right to conserve the same। तो कोई भी माइनॉरिटी है जिसका अलग तरह का लैंग्वेज है, कल्चर है, उसको अपने लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करके, कंजर्व करके रखने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 29। तो चारचपोरी कल्चर को फॉलो करने वाले लोगों को भी ये अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर उनको म्यूजियम बनाने की ज़रूरत महसूस होती है, सरकार को अगर लगता है कि म्यूजियम बनाया जाना चाहिए, तो म्यूजियम कैन बी क्रिएटेड। आपको इस तरह का जवाब देना है। बट साथ ही साथ आपको ये भी बोलना चाहिए कि बट द क्रिएशन ऑफ सच म्यूजियम इन श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट एनी हर्ट टू रिलीजियस सेंटिमेंट एंड कम्युनल टेंशंस। तो आपको साथ ही साथ बैलेंस कर देना चाहिए ये बोल करके कि श्रीमद शंकरदेव कला क्षेत्र में ये म्यूजियम बनाने से हो सकता है कि समाज में थोड़ी डिसहार्मोनी हो जाए और कुछ लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जाए। तो म्यूजियम बनना चाहिए, लेकिन कहीं और बना सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं कि श्रीमद शंकरदेव कला क्षेत्र में ही जाकर के हम चारचपोरी कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो म्यूजियम बनाना है बस वहीं बनना चाहिए, कहीं और भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप बैलेंस्ड आंसर दे सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आपसे ये सवाल पूछा नहीं जाएगा इन जनरल क्योंकि बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, लेकिन अगर पूछा भी गया तो आपको इस तरह का बैलेंस्ड जवाब देना है। आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं लेना चाहिए। आप चूँकि सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं एंड सिविल सर्वेंट ऑलवेज शुड रिमेन अपॉलिटिकल, तो आपका जवाब भी अपॉलिटिकल ही होना चाहिए। आपको थंब रूल सिविल सर्विसेज एग्जाम का याद रखना है। आंसर राइटिंग के टाइम में भी या इंटरव्यू के टाइम में भी नेवर मेक एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट। कभी भी आप किसी पार्टी का नाम लेकर के ना बोलें कि ये पार्टी तो ऐसा करना चाहती है, वैसा करना चाहती है। नेवर डू दैट एंड ऑलवेज टेक ए बैलेंस्ड अप्रोच। जैसे मैंने यहाँ पे आंसर देकर के आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच का इंडिकेशन दिया है कि कैसे बैलेंस्ड आंसर दिया जा सकता है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट। इट इज़ अबाउट Arctic Council. This topic is important from our syllabus paper 3 International Agencies point of view. सबसे पहले आर्कटिक रीजन के बारे में समझते हैं। आर्कटिक रीजन तो आपको पता ही है, इट इज़ अ पोलर रीजन इन द नदर्न पार्ट ऑफ द अर्थ। ये है आर्कटिक रीजन। इसके आसपास के जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, एरियाज़ हैं, अलास्का, रसिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ग्रीनलैंड जो डेनमार्क के अंदर है, आइसलैंड, कनाडा, तो ये सब कंट्रीज़ हैं जो आर्कटिक रीजन के सराउंडिंग में हैं। अब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ लेते हैं जिसका नाम है आर्कटिक काउंसिल। आर्कटिक काउंसिल इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम क्रिएटेड फॉर कॉपरेशन अमंग्स द आर्कटिक स्टेट्स। तो ये 8 आर्कटिक स्टेट्स हैं, इनके बीच में कॉपरेशन बिल्ड किया जाए, कैसे आर्कटिक एरियाज़ को बेहतर तरीके से कंजर्व किया जाए, कैसे यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं इसको सस्टेनेबल तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाए, इन सब पर्पस के लिए आर्कटिक काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम बनाई गई है। इसके मेंबर्स ये 8 कंट्रीज़ हैं, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रसिया, स्वीडन एंड द यूएस। यूएस आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस अलास्कन स्टेट। और इंडिया भी इसका मेंबर है, नॉट एज अ परमानेंट मेंबर, बट इंडिया हैज ज्वाइंड दिस आर्कटिक काउंसिल एज एन ऑब्जर्वर स्टेट सिंस 2013। तो इंडिया का ऑब्जर्वर स्टेटस है, इस बात को आपको याद रखनी चाहिए। वैसे कई सारी और भी कंट्री हैं हु एंजॉय ऑब्जर्वर स्टेटस इन आर्कटिक काउंसिल। अब जरा समझते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हाल फिलहाल में बहुत बढ़ गया है। देखो, आर्कटिक रीजन के आसपास में इट इज़ बिलीव्ड कि ये दुनिया का 13% क्रूड ऑयल आर्कटिक एरिया में है एंड 30% ऑफ द नेचुरल गैस इज इन द आर्कटिक एरिया अकॉर्डिंग टू यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत बड़ी बात होती है। पूरे दुनिया का समझो 1/3 नेचुरल गैस आर्कटिक रीजन में है और 13% नेचुरल क्रूड ऑयल आर्कटिक रीजन, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और उसके अलावा आर्कटिक रीजन में आयरन ओर भी बहुत लार्ज अमाउंट में मिलता है। आर्कटिक रीजन में फिशिंग का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है एंड दैट इज़ वाई आर्कटिक रीजन इज़ नोन एज किचन ऑफ यूरोप बिकॉज ऑफ ह्यूज सप्लाई ऑफ फिशेज। उसके अलावा हाल फिलहाल में आर्कटिक टूरिज्म इज ऑल्सो पिकिंग अप। बहुत सारे लोग आर्कटिक एरिया में टूरिज्म पर्पज से जाते हैं।
तो अब सवाल ये उठता है कि वाई इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आर्कटिक रीजन इज ओपनिंग इन रिसेंट टाइम्स। आज से 20-25 साल पहले आर्कटिक रीजन में ना ही टूरिज्म होती थी, ना ही आयरन और एक्सट्रैक्ट होता था, ना ही इतना क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस इतना एक्सट्रैक्ट होता था। तो हाल फिलहाल में ऐसा क्या हुआ है कि आर्कटिक रीजन की इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बढ़ गई हैं। तो ये समझने के लिए हमें समझना होगा कि हाल फिलहाल में पिछले 10-12 सालों में आर्कटिक एरिया के अंदर जो ग्लेशियर्स हैं वो काफ़ी फास्ट तरीके से मेल्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। इनफैक्ट 2007 में ऐसा पहली बार हुआ कि लार्ज पार्ट ऑफ द आर्कटिक एरिया was ice free in the summer time। अदरवाइज समर में भी आर्कटिक एरिया पूरी तरह से लार्जर एरिया जमा हुआ रहता था, फ्रोजन रहता था, लेकिन 2017 से ही अब देखा जा रहा है कि एक लार्जर पार्ट ऑफ द आर्कटिक एरिया इज आइस फ्री ड्यूरिंग द समर। तो धीरे धीरे द पॉइंट इज कि आर्कटिक एरिया के आइस मेल्ट होते जा रहे हैं और जो नीचे के मिनरल रिसोर्सेज हैं, आयरन, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इट इज़ गेटिंग एक्सपोज टू द सरफेस। उनको एक्सट्रैक्ट करना आसान हो रहा है। वहाँ पे टूरिज्म का पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है ड्यूरिंग द समर और इस कारण से आर्कटिक का इकोनॉमिक पोटेंशियल तो बढ़ा है, लेकिन वहाँ का इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। वहाँ का जो आइस है वो धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। अभी तो समर के टाइम में गायब हो रहा है, धीरे धीरे अगर यही हाल रहा, ग्लोबल वार्मिंग चलती रही, क्लाइमेट चेंज होता रहा, तो विंटर में भी आर्कटिक में हमें आइस नहीं मिलेगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, ज़रा ये समझते हैं। तो थ्रेट्स अराइजिंग बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक ग्लेशियर्स, दो मेजर थ्रेट हैं। पहला है ग्लोबल वार्मिंग। देखो, ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक रीजन के आइस मेल्ट कर रहे हैं और जितना ज़्यादा ये आइस मेल्ट करेगा उसके कारण फिर से और ग्लोबल वार्मिंग होगी। दीज आर अ साइक्लिक फिनोमेना, ये बात आपको समझनी है। देखो कैसा होता है कि जब भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ओवरऑल जो हमारा एटमॉस्फेयर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आर्कटिक एरिया के जो ग्लेशियर्स हैं, जो आइस सीट्स हैं, वो जल्दी जल्दी मेल्ट कर रहे हैं। जब वो मेल्ट कर रहे हैं तो उनके नीचे का जो सब सरफेस है, जो सॉयल सरफेस है, वो एक्सपोज हो जा रहा है। इट इज़ कमिंग अप। पहले ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो आइस सीट से कवर्ड रहता था। नाउ बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इट इज़ गेटिंग एक्सपोज, द सब सॉइल इज गेटिंग एक्सपोज। और सब सॉइल के अंदर कई सारे फॉसिल्स हैं, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, मतलब हाइड्रोकार्बन है। और जब एक बार ये आइस सीट इज गेटिंग रिमूव्ड एंड द सब सॉइल इज गेटिंग एक्सपोज, तो इसके अंदर का क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस का जो कार्बन कंटेंट है वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में मिक्स होने लगता है। एंड इन दिस वे ग्रीन हाउस गैसेज आर गेट्स इमिटेड फ्रॉम द सब सरफेस सॉइल। तो ये बात आपको समझनी है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट होने के कारण और ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस निकल रहा है और एटमॉस्फेयर में मीट कर रहा है, मर्ज कर रहा है, और उसके कारण और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सो दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस दैट इज लीडिंग टू फास्ट इरोजन और एक्सटिंक्शन ऑफ ग्लेशियर्स और स्नोज फ्रॉम द आर्कटिक रीजन। दूसरा जो प्रॉब्लम अराइज हो रहा है बिकॉज ऑफ द फास्ट मेल्टिंग ऑफ द आइस और ग्लेशियर्स इन द आर्कटिक रीजन इज द राइज ऑफ सी लेवल। जब लगातार आइस हमारा मेल्ट कर रहा है एट द फास्टर रेट, तो दैट आइस इज मेल्टिंग एंड इट इज लीडिंग टू addition of more and more water into the ocean, ग्लोबल ओशंस। और जब ज़्यादा वाटर ऐड हो रहा है ग्लोबल ओशन में तो सी लेवल राइज हो रहा है धीरे धीरे। और जब सी लेवल राइज होता है, हमें लगेगा कि ठीक है, सी लेवल राइज होने से कितना ही राइज हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, लेकिन 10 सेंटीमीटर भी अगर सी लेवल राइज हो जाएगा तो जो लो लाइंग कंट्रीज हैं जैसे मालदीव या तुलाऊ आइलैंड्स, ये सब धीरे धीरे सिंक कर रहे हैं, डूब रहे हैं। हमारा जो भी कोस्टल एरिया है, जो साउथ इंडिया के कोस्टल एरियाज़ हैं, जो पेनिनसुलर इंडिया के कोस्टल एरियाज़ हैं, वो भी धीरे धीरे सबमर्ज कर रहे हैं। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम हैपनिंग बिकॉज ऑफ सी लेवल राइज। देखो ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से सी लेवल राइज दो तरीके से हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा जो ओशन का सरफेस है वो धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, दैट इज ऑल्सो लीडिंग टू सी लेवल राइज। उसके अलावा ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं एट अ फास्टर रेट, आइस शीट्स मेल्ट हो रहे हैं एट अ फास्टर रेट, एंड दैट इज एडिंग वाटर to overall ocean and that is also leading to sea level rise। और sea level rise होने से प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो हमारे छोटे छोटे जो लो लाइंग कंट्रीज़ हैं, मालदीव जैसे, तुलाऊ आइलैंड जैसे, हाइती जैसे, वो सब डूब रहे हैं। अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो देखो करंट न्यूज़ ये कह रहा है कि
Due to environmental threats associated with economic exploration of the Arctic regions, many environmental organizations and individuals are protesting against economic activities in the region. वैसे ही ये जो 8 कंट्रीज़ हैं आर्कटिक काउंसिल वाले, उस देश के अंदर जो भी लोकल NGOs हैं जो इन्वायरमेंट के फील्ड में काम करते हैं, वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप आर्कटिक रीजन के अंदर एक इकोनॉमिक पोटेंशियल होने के बावजूद भी डोंट एक्सप्लॉइट इट. अगर क्रूड ऑयल है तो होने दो, बट डोंट एक्सट्रैक्ट इट. फिशेज हैं तो होने दो, बट डोंट गो एंड कैच फिशेज देयर. क्योंकि जितनी ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ेगी आर्कटिक एरिया में, उतना फास्टर रेट से आर्कटिक एरिया का आइस मेल्ट करेगा, और जितना फास्टर रेट से आर्कटिक एरिया का आइस मेल्ट करेगा, उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगा, उतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा, उतना ज़्यादा सी लेवल राइज होगा. तो ये डिमांड्स चल रही हैं कि आर्कटिक एरिया के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया जाए, रोक दिया जाए. और इसी तरह का एक प्रोटेस्ट निकल के आया है नॉर्वे के अंदर. देखो, नॉर्वे का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, नॉर्वेज कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट ऑल सिटीजन्स हैव राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट. But Norway's economy is built around oil and natural gas, and it accounts for more than half of national exports. तो एक तरफ तो नॉर्वे का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लोगों को हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाना चाहिए, और दूसरे तरफ नॉर्वे बहुत सारा ऑयल एंड नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करता है, और इनफैक्ट उसका हाफ से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस के फॉर्म में होता है. और आर्कटिक एरिया से भी बहुत ज़्यादा ऑयल एंड नेचुरल गैस नॉर्वे एक्सट्रैक्ट करता है. और इस कारण से कुछ इन्वायरमेंटल इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने नॉर्वे के सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया है. उन्होंने कहा है कि जो आर्कटिक एरिया से क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है, दैट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट गारंटीज राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट. तो आर्कटिक एरिया से हम क्रूड ऑयल निकालते रहेंगे तो हेल्दी इन्वायरमेंट हमें मिलेगा कैसे? और इस कारण से दिस इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज़ वाई द सुप्रीम कोर्ट शुड डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू स्टॉप एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम द आर्कटिक रीजन. ये है नॉर्वे का केस. अभी इस पे फैसला आना बाकी है, आगे देखते हैं किस तरह का फैसला आता है. लेकिन इसी तरह का कुछ प्रोविज़न इंडिया के अंदर भी, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट देखें तो आपको पता होगा आर्टिकल 21 इट गारंटीज राइट टू लाइफ. ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है दैट गारंटीज राइट टू लाइफ. हमें जीने का अधिकार है, सरल शब्दों में तो इसका मतलब यही है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस राइट टू लाइफ वाले फंडामेंटल राइट को ब्रॉडन कर दिया, एक्सपैंड कर दिया है. कई सारे नए नए राइट्स इसमें ऐड कर दिए हैं. फॉर एग्जांपल राइट टू प्राइवेसी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें जीने का अधिकार है, मतलब हमें सिर्फ जानवरों जैसे जीने का अधिकार नहीं है अंडर आर्टिकल 21. अगर हम जी रहे हैं तो वी शुड हैव अ राइट टू लाइफ ऑफ डिग्निटी. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट टू लाइफ में डिग्निटी टर्म ऐड कर दिया इन इट्स इंटरप्रिटेशन. और डिग्निटी शब्द को जस्टिफाई करने के लिए कि अगर हमें डिग्निफाइड लाइफ मिलनी है तो उसके लिए अलग अलग और राइट्स अवेलेबल होने चाहिए. फॉर एग्जांपल राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू हैव पीसफुल स्लीप. इस तरह के कई सारे एडिशंस किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, एक्सपेंशन किया है राइट टू लाइफ का. पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ डज नॉट मीन जस्ट to live like an animal. Right to life means right to have dignified life, and in order to have dignified life we needed to have so many other rights as well, otherwise we cannot say कि we are living a dignified life. और इसी चीज़ को इंटरप्रेट करके फिर सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ को एक्सपेंड किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ राइट टू अ क्लीन इन्वायरमेंट. तो जिस तरह का नॉर्वेजियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसी तरह का कुछ प्रोविजन हमारे देश में भी है. इट इज़ आवर फंडामेंटल राइट टू गेट अ क्लीन इन्वायरमेंट. और इसी को फॉलो करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव को फॉलो करते हुए, एनजीटी ने हाल फिलहाल में फायर क्रैकर्स को बैन कर दिया इन 122 सिटीज़ दैट आर नोन एज नॉन अटेनमेंट सिटीज़ अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. मैं आपको बता चुका हूँ नॉन अटेनमेंट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट. इसमें गुवाहाटी भी आता है. तो इस साल दिवाली के अंदर एनजीटी के इस डायरेक्टिव के हिसाब से दिवाली में गुवाहाटी के अंदर फायर क्रैकर्स नहीं बिकेंगे, किसी भी तरह के फायर क्रैकर्स नहीं बिकेंगे. अब देखते हैं कि इस ऑर्डर को कितना इंप्लीमेंट किया जाता है, दैट इज़ येट टू बी सीन. तो नॉर्वे का अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट नॉर्वे के इस क्रूड ऑयल और आर्कटिक रीजन में नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्शन को रोक देता है, तो नेचुरली आप देखेंगे कि इंडिया में भी इस तरह का केस जरूर होगा सुप्रीम कोर्ट में ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ. We have given you this practice question on the basis of this particular topic. You can attempt this question and you can submit the answer in the comment section. The next article is taken from National segment. It is about SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989. This topic is important from our syllabus, paper 3, governance point of view. सो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 के बारे में पहले समझ लेते हैं.
आपको नाम से ही जैसा पता चल रहा होगा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स लोगों के अगेंस्ट अगर किसी भी तरह की एट्रोसिटीज़ की जाएगी तो इस लॉ के हिसाब से पनिशमेंट दिया जाएगा वायलेटर को। तो इस लॉ में सबसे पहले डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ एट्रोसिटीज़ माने जाएंगे अगेंस्ट SC एंड ST कम्युनिटी पीपल, और उन सारी एक्टिविटीज़ को कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया है। देखो, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है कि अगर आपने वो ऑफेंस कर दिया, दैट इज़ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो फिर जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो आपको डायरेक्टली जा कर के अरेस्ट कर सकता है विदाउट टेकिंग एनी ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, डोमेस्टिक वायलेंस इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो अगर कोई भी वुमेन जा कर के कोई कंप्लेन रजिस्टर करती है कि उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो उस केस में वो पुलिस ऑफिसर FIR रजिस्टर करेगा और सीधा जाकर के जिस इंसान के अगेंस्ट ये एलिगेशन लगे हैं कि उसने डोमेस्टिक वायलेंस किया, उसको जाकर के वो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, बिकॉज इट इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। जबकि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उस केस में FIR रजिस्टर कराने के बाद पुलिस ऑफिसर को जाना होता है एक लोकल मजिस्ट्रेट ऑफिस में, वहाँ से उसको वारंट इशू कराना होता है। उस वारंट के बेसिस पे वो जाकर के फिर उस इंसान को अरेस्ट कर सकता है जिसके खिलाफ वो FIR रजिस्टर किया गया। सो दैट is the difference between cognizable and non-cognizable offense. The point that I'm trying to make कि SC/ST Prevention of Atrocities Act में जो भी एक्टिविटीज़ लिखी गई हैं that are cognizable offense, मतलब ये एक्टिविटीज़ अगर आप करते हुए पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप SC/ST कम्युनिटी के इंसान को अगर आप पीट देते हैं, फिजिकल वायलेंस करते हैं या अब्यूज़ करते हैं, कास्टिस्ट अगर आप स्टेटमेंट देते हैं उनके अगेंस्ट, तो दैट इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर उस केस में अगर आपके खिलाफ FIR रजिस्टर हो गया तो पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली आकर के आपको अरेस्ट कर सकता है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को डायरेक्शंस दिए गए हैं फॉर स्पीडी ट्रायल। तो SC/ST एक्ट में स्पीडी ट्रायल होता है, और अगर पुलिस ऑफिसर्स जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो इस प्रोविज़न को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो उनको भी सज़ा हो सकती है। दो जो वायलेटर है जिसने SC/ST कम्युनिटी के लोगों के अगेंस्ट एट्रोसिटी की है उसको तो सज़ा होगी ही होगी। जो भी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर है, जो पब्लिक सर्वेंट है, वो अगर SC/ST एक्ट को ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करता है, टाइमली उनको जस्टिस नहीं अवेल कराता है, तो उस इंसान को भी, उस पुलिस ऑफिसर को भी सज़ा हो सकती है 6 महीने से 1 साल तक की। तो आपको देख करके समझ आ रहा होगा कि द प्रोविजंस आर क्वाइट स्ट्रिंजेंट। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि इसका मिसयूज बहुत होता है। अगर कोई नॉर्मल झगड़ा भी हो जाता है तो SC/ST कम्युनिटी के कुछ लोग इसका मिसयूज करते हैं और वो जाकर के SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में केस रजिस्टर कर देते हैं। दैट इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट in 2018 said that anti-atrocities laws which protect scheduled caste and scheduled tribes from casteist slurs and discrimination has become an instrument to blackmail innocent citizens and public servants. तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि कुछ इसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट गेव डायरेक्टिव्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग सर्टेन चेंजेस इन एप्लीकेशन ऑफ SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर शुड बी नो डायरेक्ट अरेस्ट, किसी भी केस में डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई सरकारी ऑफिसर है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, तो हिज अरेस्ट शुड बी डन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटन परमिशन ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जिसने भी उसको अपॉइंट किया है उसके रिटन परमिशन के बाद ही उस ऑफिसर को अरेस्ट किया जाना चाहिए। और जो अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉई है या नॉन गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट है, so in that case the arrest should be done only after the senior superintendent of police allows it to do so। तो सरल शब्दों में अगर कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस एक्ट के एप्लीकेशन का प्रोविज़न थोड़ा बदल दिया। इसके हिसाब से नाउ देयर शुड बी नो डायरेक्ट अरेस्ट, और अरेस्ट और डिटेंशन शुड बी ओनली डन आफ्टर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। थोड़ी तो इंक्वायरी कर लो, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि पहले देख तो लो कि सच में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। अदरवाइज तो इसका तो मिसयूज़ किया जा रहा है, लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है विथ हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्टिव के बाद देश के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए और सरकार के ऊपर दबाव बनना शुरू हो गया कि आप पुराने सिस्टम को वापस से इम्प्लीमेंट करें। तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के बावजूद भी सरकार ने SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 को अमेंड किया और उसमें एक नया आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 18A। और आर्टिकल 18A के हिसाब से it asserted that in case of FIR registered by a member of SC/ST community, the people under SC/ST community will be directly arrested. The person who has committed atrocities against the SC/ST community should be directly arrested. तो सरल शब्दों में अगर कहें तो
लोगों के दबाव में आकर के अंडर पॉपुलर प्रेशर और पॉपुलर प्रोटेस्ट सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया दैट वाज अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कुछ खास कहा नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो वही सारे मामलों में इंटरफेयर करती है दैट इट कंसिडर्ड एज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट अलाउड इट टू हैपन। तो सरल शब्दों में आपको आर्टिकल 18A याद रखना है। इसके हिसाब से नाउ द गवर्नमेंट स्टिपुलेट्स डायरेक्टली आस्क कि कोई भी अगर केस SC ST एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर होता है तो उसके सबसे पहले अरेस्ट होना चाहिए, बाद में इंक्वायरी होनी चाहिए। यही सारा का सारा मुद्दा है। अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं। करंट न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट in a recent judgment said that all insults or intimidations to the person belonging to a Dalit or tribal community will not be an offense under Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act। अगर आप करंट केस देखें तो आपको पता चलेगा कि एक कोई समथिंग लोकल रेजिडेंट ऑफ दिल्ली समवन कॉल्ड वर्मा, उनके खिलाफ एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की वुमेन ने केस रजिस्टर कर दिया कि इन्होंने उसको गाली दी है और उसके अगेंस्ट कास्टिस्ट रिमार्क्स किए हैं या रेज किए हैं। तो फिर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर एक जो इंसल्ट होता है, हर एक जो इंटिमिडेशन होता है, झगड़ा होता है, वो सब के सब कास्टिस्ट नहीं होते हैं। नॉर्मल दो लोगों के बीच में भी झगड़ा जो होता है, ऑल ऑफ देम आर नॉट कास्टिस्ट। तो अगर मान लो किसी SC या ST कम्युनिटी के पर्सन के अगेंस्ट कोई कमेंट मेरा किया भी जाता है, डेरोगेटरी कमेंट किया भी जाता है, दैट डज नॉट मीन दैट दिस वाज अ कास्टिस्ट कमेंट। पुलिस को पहले इंक्वायरी करनी है कि वो एक नॉर्मल डेरोगेटरी कमेंट था या कास्टिस्ट कमेंट था। अगर कास्टिस्ट कमेंट है, कास्ट बेस्ड अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, कास्ट बेस्ड इंसल्ट किया जा रहा है, तभी उसी केस में SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। द इंसल्ट शुड बी स्पेसिफिकली इंटेंडेड टू ह्यूमिलिएट द विक्टिम फॉर हिज कास्ट, हिज और हर कास्ट। अगर नॉर्मल ह्यूमिलिएशन है तो फिर नॉर्मल केस फाइल होना चाहिए। अब ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज डायरेक्टिव्स आई है सुप्रीम कोर्ट की, हो सकता है कि कल से इस डायरेक्टिव पे भी वापस से प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाए। सो इट इज़ येट टू बी सीन कि इस पे आगे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स होंगे ज़रूर। The next article is taken from security segment. In this article we will see definition of security. This topic is important from our syllabus paper 4 security of India point of view. सो देखो करंट न्यूज़ पहले समझ लेते हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने वाइल गिविंग अ स्पीच ऑन नेशनल सिक्योरिटी ड्यूरिंग डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डिफेंस कॉलेज, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के क्या 4 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसको डिफाइन किया है। तो अगर आपने इसको एज इट इज़ याद कर लिया और कभी सवाल आ गया कि व्हाट इज़ नेशनल सिक्योरिटी, उसमें आप राजनाथ सिंह जी का नाम मेंशन करके दैट अकॉर्डिंग टू डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह देयर आर 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ऐसे करके लिखेंगे देन यू विल फेच बेटर मार्क्स। तो चला देखते हैं कि व्हाट आर द 4 की एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू आवर डिफेंस मिनिस्टर। The first one is the ability to secure India's territorial integrity and sovereignty from external threat and internal challenges. The ability to create secure and stable conditions that can facilitate India's economic growth, thereby creating the resources for nations building and to meet individual aspirations. The desire to protect its interest beyond the borders in areas where our people reside and our security interest converge. And in a globalized and interconnected world, our country's security interests are interlinked by shared and secured commons. So these are the 4 elements or aspects of national security according to our defense minister. इसको याद कर लो और कभी भी नेशनल सिक्योरिटी पे सवाल आ जाए तो ये की एस्पेक्ट्स जरूर लिख देना। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC today will cover topic number 166 to 168. Topic number 166 is about Nameri National Park. Area of this park is about 200 square kilometer. It was established as a national park on 15th November 1998. River Jeo Bharoli is considered to be lifeline of Nameri National Park. Its location is in Sonitpur district. Please attempt this question that is based on topic number 166. Topic number 167 is about Orang National Park. It is also known as Rajiv Gandhi National Park. Its area is 78.81 square kilometer. It is located on the north bank of Brahmaputra river in the Darang and Sonitpur district of Assam. It was established as a national park on 13th April 1999. Please attempt this question that is based on topic number 167. Topic number 168 is about different types of forest in Assam. Tropical wet evergreen forest is 12.04% area wise. Tropical semi evergreen forest is 51.71%. Tropical moist deciduous forest is 25.64%. Tropical dry deciduous is 0.09%. Subtropical pine forest is 0.45% and basic plantation
is 10.07%. Please attempt this question that is based on topic number 168. This is the answer of question number 163 to 165 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. क्योटो प्रोटोकॉल is not based on INDC, it is based on common but differentiated responsibility. So the statement is wrong. Conference of Party number 26 will not be held in 2020, it will be held in 2021. It was postponed because of COVID-19. So the correct answer will be option D. Special courts can be established with help of statute, while fast track courts can be established only with help of executive order. Its statement is correct. But tribunals can be established with help of executive order. The statement is wrong. Tribunals can be established only with help of a law or a statute. So the correct answer will be option A, one only. That's all from our side for today. Thanks for watching.